Hello my dear students and learner, this is the fourth video of chapter Problem of Deficit Demand and Excess Demand, and in the previous three videos we have discussed about the full employment equilibrium and underemployment equilibrium. तो हम full employment equilibrium और underemployment equilibrium के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचर एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर एम्प्लॉयमेंट में हमने स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डिमांड क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं डेफिशिट डिमांड के, है ना। और फिर हमने देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डेफिशिट डिमांड के। सेम चीज़ हमने एक्सेस डिमांड में भी देखा, मेजर करा एक्सेस डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर टू करेक्ट द डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू करेक्ट द डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड बाय यूजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये दो पॉलिसीज़ होती हैं जिन पॉलिसीज़ की मदद से हम डेफिशिएट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से जैसे कि मैंने बताया था आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी होती है, बजट से रिलेटेड पॉलिसी होती है। ठीक है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो रिलेटेड होती है जिसको आरबीआई मनी सप्लाई के थ्रू क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हम अब इस चैप्टर के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेजर टू करेक्ट द डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। Hello, in this topic I am going to tell you how tax used by गवर्नमेंट टैक्सेशन को कैसे यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड को और डेफिशिट डिमांड को कैसे करेक्ट करती है गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, पहले टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जिसे हमें गवर्नमेंट को देना होता है। कौन सा सेक्टर पे करता है इसको, हाउस होल्ड सेक्टर पे करता है, यानी घरेलू सेक्टर से पे करता है। किस सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, ये आपको पता है। बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, है ना, तो हाउस होल्ड पे क्या है कि बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती, तो गवर्नमेंट इससे हाउस होल्ड सेक्टर पर डिस्पोजेबल इनकम क्या करती है, रिड्यूस कर देती है ना। और जब लोगों के पास इनकम कम हो जाती है तो उनकी जो एक्सेस डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है ना। तो हमें एक्सेस डिमांड को यानी कि अतिरिक्त डिमांड को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या बढ़ा देती है, टैक्सेस बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो लोगों की जो डिमांड है, एक्सेस डिमांड, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से एक्सेस डिमांड क्या करी जाती है, कंट्रोल की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट दूसरा तरीका क्या कर सकती है कि अगर वो टैक्सेशन को क्या कर दे, लो कर दे, अगर टैक्स बर्डन को अगर वो क्या कर दे, कम कर दे, तो टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट कम कर देगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। और लोगों की अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, तो क्या करेंगे लोग, डिमांड को ज़्यादा करेंगे। तो डेफिशिट डिमांड यानी कि जो डिमांड की कमी है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो डेफिशिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बर्डन को कम कर देती है। तो जब गवर्नमेंट टैक्स बर्डन को कम कर देती है तो हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, जिससे वो डेफिशिट डिमांड को करेक्ट कर सकती है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स यूज़ करके क्या करती है, कंट्रोल करती है डेफिशिट डिमांड को भी और एक्सेस डिमांड को। तो गवर्नमेंट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है बाय यूजिंग द टैक्स। हम बात करते हैं अगले मेथड के बारे में। अगला मेथड है पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेब्ट। तो पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेब्ट को यूज़ करके गवर्नमेंट कैसे डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करती है। तो ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेब्ट होता क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं पब्लिक डेब्ट क्या है। तो पब्लिक डेब्ट को देखने के लिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर। एग्जाम्पल, सपोज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मान के चलो 2016 से 17 में गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर जो था 16-17, उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, तो टोटल एक्सपेंडिचर था 200 करोड़ का। ठीक है, और दूसरी तरफ टोटल गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी थी, यानी कि इनकम कितनी थी। तो गवर्नमेंट की इनकम दो
टाइप से थी, पहली थी डायरेक्ट टैक्स से इनकम और दूसरी थी इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम। डायरेक्ट टैक्स से जो इनकम थी गवर्नमेंट की वो कितनी थी 50 करोड़ की, और इनडायरेक्ट टैक्स से जो इनकम थी गवर्नमेंट की वो कितनी थी 100 करोड़ की। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की जो इनकम कितनी थी 150 करोड़ की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा यानी गवर्नमेंट का खर्चा तो 200 करोड़ का था, ठीक है, लेकिन इनकम यानी रेवेन्यू सिर्फ कितनी थी 150 करोड़ की। तो जो 50 करोड़ का डेफिसिट हो रहा है इसको पूरा कैसे करेगी गवर्नमेंट? ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 150 करोड़ की इनकम थी, ठीक है, और आपकी जो एक्सपेंडिचर थी 200 करोड़ की थी, 50 करोड़ का डेफिसिट यानी कि लॉस हो गया। अब वो लॉस गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करती है? ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, आईएमएफ, और बाकी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है। बोरो मतलब पैसा उधार लेती है। तो इसी को हम पब्लिक डेब्ट या पब्लिक बोरोइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट यानी कि पब्लिक बोरोइंग को यूज़ करके एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है। तो पहले हम देखते हैं एक्सेस डिमांड को इसने कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, एक्सेस डिमांड कब होती है? जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है चीज़ें खरीदने के लिए, गुड्स और सर्विस को बाय करने के लिए। ठीक है, तो वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है? लिक्विडिटी सीक करनी होती है, सोक करनी होती है मार्केट से, यानी कि हमारी इकोनॉमी से लिक्विडिटी कम करनी होती है ताकि लोगों के पास से मनी कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और बाकी जो संसाधन होते हैं हमारी इकोनॉमी से, उसमें वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग करना स्टार्ट कर देती है। तो गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देती है, यानी कि पब्लिक डेब्ट को बढ़ा देती है। तो जब पब्लिक डेब्ट इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी से लिक्विडिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब लिक्विडिटी कम हो जाती है तो लोगों के पास से भी मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसके बारे में? डेफिसिट डिमांड के बारे में। तो डेफिसिट डिमांड गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? पब्लिक डेब्ट के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती है? लोगों से ज़्यादा क्या करना शुरू कर देती है? बोरोइंग को कम करते हैं, या मतलब जैसे कि पब्लिक डेब्ट था तो पब्लिक डेब्ट को वो क्या कर देती है? कम कर देती है। तो यानी कि वो बोरोइंग कम कर देती है। तो जब बोरोइंग वो कम कर देगी तो जैसे कि गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग थी वो किससे कम कर दी? कमर्शियल बैंक से कम कर दी। तो कमर्शियल बैंक के पास रिज़र्व बढ़ जाएगा, और अगर कमर्शियल बैंक का रिज़र्व इंक्रीज़ हो जाएगा तो उससे हमारी इकोनॉमी में क्या बढ़ जाएगी? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मनी सप्लाई में यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट हो जाती है, और जब लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाती है तो जो डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास क्या आ जाता है? मनी आ जाती है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो मनी आ जाती है लोगों के पास, हमारी इकोनॉमी में मनी बढ़ जाती है। तो हम डेफिशिएंट डिमांड को क्या कर सकते हैं? ऐसे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट को इंक्रीज़ करती है। पब्लिक डेब्ट को इंक्रीज़ करने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाती है? विड्रॉ हो जाती है इकोनॉमी से। ठीक है, और उससे क्या कंट्रोल हो जाता है? आपका एक्सेस डिमांड। ठीक है, दूसरी तरफ मनी सप्लाई को क्या करती है? अगर मनी सप्लाई को अगर बढ़ा दिया जाए इकोनॉमी में, मनी सप्लाई को अगर बढ़ा दिया जाए इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा? तो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगी, जो दो डेफिशिट डिमांड थी यानी कि जो लोगों के पास जो डिमांड कम थी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से पब्लिक डेब्ट को इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी इकोनॉमी में डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करती है। अगला पॉइंट है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई या सेंट्रल बैंक। हमारी गवर्नमेंट फिर से ये जो प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ मेथड, ये थर्ड मेथड की तरीके से ही वर्क करता है। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? आरबीआई से क्या बोरो करती है। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी तो आरबीआई मनी सप्लाई कम कर देगी इकनॉमी में, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के पास उतना फिर एक्सेस फंड नहीं होगा। तो इससे क्या है कि जो इकनॉमी है उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो इससे क्या है कि जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं होगा तो एक्सेस डिमांड क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो बोरो करती है गवर्नमेंट आरबीआई से।
ठीक है, तो ये एक्सेस डिमांड यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेफिसिट डिमांड की, तो गवर्नमेंट आरबीआई को लोन देती है। जब गवर्नमेंट आरबीआई को लोन देती है तो इससे क्या होता है कि आरबीआई के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और आरबीआई के पास अगर लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो आरबीआई के थ्रू जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो हमारी इकोनॉमी में मनी क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो जब मनी क्रिएट ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट में इंजेक्ट होती है क्या, लिक्विडिटी। तो गवर्नमेंट इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या करती है, इंजेक्ट करती है, जिससे लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पर, मनी सप्लाई का बढ़ने का मतलब है डेफिसिट डिमांड कंट्रोल होना, क्योंकि डेफिसिट डिमांड तभी होती है जब लोगों के पास पैसा कम होता है परचेज करने के लिए। तो ऐसे में इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू, गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मीन्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, है ना। तो मॉनेटरी का मतलब वो होता है जो किससे रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है। तो मनी हमारे कंट्री में कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो मेजर है मॉनेटरी मेजर्स, ये मेजर कौन यूज़ करता है, आरबीआई यूज़ करता है। किस लिए, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक्सेस डिमांड की वजह से आपको पता है इन्फ्लेशनरी गैप होता है, और डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप होता है। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप से क्या होता है, प्राइस राइजिंग होता है, जनरल प्राइस राइजिंग होता है। जनरल प्राइस राइजिंग का मतलब है यहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ना। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ करके इसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ है डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप वो होता है जब हमारी इकोनॉमी में आर्थिक मंदी आ जाती है, यानी कि मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो मनी सप्लाई जब कम हो जाती है बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में, तो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप को हम अगर ठीक करना चाहें, तो अगर मनी सप्लाई अगर हम इकोनॉमी में किसी प्रकार से इंजेक्ट कर दें तो ये डिफ्लेशनरी गैप भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आरबीआई अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ करके, यानी कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिज़र्व रेपो रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ये सारे एप्लीकेशंस यूज़ करके कैसे करेक्ट करती है एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है, मनी सप्लाई कम करनी होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई कम करनी है। ठीक है, और मुझे डिफ्लेशनरी गैप को अगर ठीक करना है तो उसके लिए मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है। ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस पीडीएफ इशू बाय द सीबीएसई बोर्ड। ये जो पीडीएफ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिलीटेड सिलेबस तो डिलीटेड टॉपिक्स, तो ये पीडीएफ इशू की थी सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, जिसमें कि मनी और बैंकिंग में से ये बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक्स डिलीट किए थे। ठीक है, और मैंने हालांकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो यही टॉपिक्स अब हम यूज़ करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, क्या कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन मॉनेटरी मेजर्स को। ठीक है, बात करेंगे कि बैंक रेट के बारे में, कैसे बैंक रेट से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट का मतलब है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई पैसा उधार देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, है ना। तो वो होती है आपकी बैंक रेट, है ना। और जो बैंक रेट होती है ये किस लोन पे दी जाती है, जो लोन रिक्वायरमेंट इमीडिएट चाहिए होती है किसको, कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक को अगर कभी अर्जेंटली लोन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से पूरी होती है, आरबीआई से, है ना। और आरबीआई उसके बदले में कमर्शियल बैंक से क्या चार्ज करता है, बैंक रेट चार्ज करता है ना। अब देखते हैं कि बैंक रेट के इंक्रीज़ होने से, ठीक है, कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है किसको, एक्सेस डिमांड को। बात करते हैं हम कि राइज इन बैंक रेट, ये कैसे आरबीआई यूज़ करती है क्या कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड को।
तो जब राइज़ करती है बैंक रेट आरबीआई, तो उससे क्या है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मार्केट से लोन लेना है तो अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि मार्केट रेट भी बढ़ जाएगा। और क्यों मार्केट रेट बढ़ जाएगा? क्योंकि आरबीआई ने क्या बढ़ा दिया है, बैंक रेट बढ़ा दिया। जब आरबीआई ने लोन का रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक भी लोन का रेट बढ़ाएगी, है ना। तो मार्केट में सबको जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा, ठीक है। उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे क्या है कि क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम क्रेडिट लेना शुरू करेंगे, और जब कम क्रेडिट लेंगे तो मनी सप्लाई गिर जाएगी, और मनी सप्लाई गिरने से लोगों के पास पैसा कम होगा, और तो जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो उससे क्या है कि एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से एक्सेस डिमांड क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और एक्सेस डिमांड का मतलब इन्फ्लेशनरी गैप होता है एक्सेस डिमांड में, तो उससे क्या कंट्रोल हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से बैंक रेट यूज़ होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अगले मेथड की, जो आरबीआई यूज़ करता है किसको कम करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए। वो है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो जब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज़ करता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जितना भी सरप्लस फंड होता है, यानी जिनके पास वो जितनी भी लिक्विडिटी होती है वो सब आरबीआई को दे देते हैं, जिनसे आरबीआई उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। जिसकी वजह से होता ये है कि जो सारी लिक्विडिटी होती है हमारी इकनॉमी में, ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक के थ्रू आरबीआई के पास चली जाती है। और जिसकी वजह से अगला पॉइंट है आपका परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है कि आरबीआई जो सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, वो सोल्ड कर दी जाती हैं, है ना। तो जब आरबीआई सिक्योरिटी सोल्ड करता है तो जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कमर्शियल बैंक है वो उनको परचेज़ करते हैं। तो जब उनको परचेज़ करते हैं तो मनी देनी पड़ती है, यानी लिक्विडिटी पे करनी पड़ती है आरबीआई को। तो उसकी वजह से हमारी इकनॉमी में फिर से क्या है कि लिक्विडिटी सोक हो जाती है। तो जब लिक्विडिटी कम हो जाती है हमारी इकनॉमी में, फिर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, है ना, कि वो एक्सेस डिमांड कर पाएँ। तो इस हिसाब से ये क्या है कि एक्सेस डिमांड क्या हो जाती है, यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाता है, अवेलेबिलिटी क्रेडिट की कम हो जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि मार्केट की जो लिक्विडिटी वो कम हो गई, और वही हमें करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई फिर से ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ करती है और एक्सेस डिमांड को क्या करती है, करेक्ट करती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, उसका एक निश्चित परसेंटेज जो आरबीआई तय करती है, जिसको हम सीआरआर कहते हैं, वो उसको किसके पास डिपॉजिट कराना होता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है ना। तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एक टोटल जो डिपॉजिट है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, उस टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज उसे आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है। तो अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा नहीं रहता, है ना। मतलब ये है कि अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम करता है मार्केट में, और क्रेडिट क्रिएशन कम करने से क्या होता है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट की, ठीक है, और एक्सेस डिमांड ठीक हो जाती है। तो नेक्स्ट टूल जो आरबीआई यूज़ करती है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम कहते हैं एसएलआर, ठीक है। एसएलआर का मतलब क्या होता है कि जितना भी डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ परसेंटेज उसको अपने पास लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर एसएलआर का रेशियो बढ़ा दिया गया तो उसका मतलब है कि आरबीआई को अपने पास अब ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी रखनी है डिपॉजिट के तौर पर, ठीक है। तो अगर आरबीआई अपने पास अगर कमर्शियल बैंक अपने पास ज़्यादा लिक्विडिटी रखेगी तो इसका मतलब वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगी इकनॉमी में, और क्रेडिट क्रिएशन अगर कम होगा तो क्या है कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, सोक होगी, है ना। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम का होने का क्या मतलब है, लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि एडी कम हो जाना, और एडी कम हो जाने का क्या मतलब है कि एक्सेस डिमांड पे कंट्रोल हो जाना, ठीक है। सो अगला टूल जो आरबीआई यूज़ करता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, किसको करेक्ट करने के लिए, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले समझ लेते हैं है क्या। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं आपको ध्यान से समझिए। किसी व्यक्ति को अगर 80 लाख का लोन लेना है, ठीक है, तो उसको
कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी होगी, कोलेटरल सिक्योरिटी उसको सबमिट करनी होगी कहाँ पर, बैंक में। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति को 80 लाख का लोन लेना है, तो उसको उसने 1 करोड़ रुपीज़ का मॉर्टगेज के रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या रखा, डिपॉजिट रखा अपना हाउस, ठीक है, किसके पास, बैंक के पास। उसकी हाउस की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज़। तो जो 1 करोड़ और 80 लाख का डिफरेंस है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब आप मान के चलिए किसी व्यक्ति, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाए, आरबीआई ने निर्देश जारी कर दे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना है, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर मान के चलिए हो गया 30 लाख का, तो ठीक है। तो अगर किसी को 80 लाख का लोन चाहिए तो उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का कुछ ना कुछ मॉर्टगेज पर रखवाना होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया तो लोग क्रेडिट की डिमांड कम करेंगे, है ना, लोग पैसा उधार कम लेंगे, लोन कम लेंगे। और जब लोन कम लेंगे तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक द्वारा हमारी इकनॉमी में कम हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई फॉल होगी, है ना, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी इकनॉमी में। और लिक्विडिटी कम होने का क्या मतलब है कि एक्सेस जो डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ होती है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है आरबीआई, क्या करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर सिचुएशन होती है किसकी, डेफिशिएंट डिमांड की, ठीक है, तो एडी को क्या करना चाहिए, बढ़ना होगा, है ना, एडी मस्ट राइज। अगर देखिए, अगर मुझे करेक्ट करना है डेफिशिएंट डिमांड, तो मुझे डेफिशिएंट डिमांड से होता है डिफ्लेशन, है ना। और डिफ्लेशन का मतलब होता है मनी सप्लाई का क्या होना, कम होना हमारी इकोनॉमी में। तो अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मनी सप्लाई को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट करना होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो अगर बुक के हिसाब से देखें तो आरबीआई परस्यू करती है उन पॉलिसी को जिससे जो मनी सप्लाई है वो बहुत चीप हो जाती है, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है आरबीआई की, वो सॉरी कमर्शियल बैंक की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लोन है वो भी बहुत चीप हो जाएगा। तो जब लोन चीप हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे हमारी इकनॉमी के कि वो उस लोन को लें, ठीक है। जब लोन लेंगे तो मनी सप्लाई हमारी इकनॉमी में इंक्रीज़ होगी, और मनी सप्लाई इकनॉमी में इंक्रीज़ होने का मतलब है कि डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन से हमारी इकनॉमी बाहर आएगी, ठीक है। और डिफ्लेशन की सिचुएशन से इकनॉमी बाहर आएगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसको यूज़ करती है आरबीआई। तो ये वही पॉलिसीज़ हैं जो अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने रेपो रेट पढ़ा था, है ना, सीआरआर पढ़ा था, सीआर के बाद एसएलआर पढ़ा था, मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा है ना, रेपो रेट पढ़ा है। तो ये सारी पॉलिसी अब आरबीआई यूज़ करेगी किस लिए, क्रेडिट क्रिएशन को इकनॉमी में बढ़ाने के लिए। क्रेडिट चीप हो जाएगा, और जब क्रेडिट चीप होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे लोग, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ओके। अगला पॉइंट है हमारा, जो टूल आरबीआई यूज़ करेगी क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाने में इकनॉमी के लिए, वो कौन कौन से टूल्स होंगे, वो वही टूल्स होंगे जिसके बारे में अभी हमने बात की थी इससे पहले। तो जो पहला टूल है वो है बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब जो बैंक रेट है और रेपो रेट है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब बैंक रेट और रेपो रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, है ना, तो अब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड होंगे, है ना, क्या करने के लिए, क्रेडिट पर देने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लोग, तो जो हमारी इकनॉमी में पीपल होंगे, जो सेक्टर्स होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोन लेंगे, है ना। तो जब ज़्यादा लोन लेंगे तो लिक्विडिटी इकनॉमी में क्या होगी, इंजेक्ट होगी। और जब इकनॉमी में जब लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि एक मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो डिफ्लेशनरी गैप है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, और जो सिचुएशन थी डेफिशिएंट डिमांड की वो भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना। अगला है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट भी कम कर दी जाएगी। जब रिवर्स रेपो रेट कम कर दी जाएगी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक द्वारा, तो आरबीआई को कमर्शियल बैंक अपनी जो क्या कहते हैं फंड हैं
कमर्शियल बैंक के पास, वो अपने फंड आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक अब कम रखेंगे, है ना। तो जब फंड अपने आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक कम रखेगा तो आरबीआई से उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो भी कम होगी, है ना। तो इससे होगा क्या, जो एक्स्ट्रा फंड होगा कमर्शियल बैंक के पास वो यूज़ करेगा इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए। और क्रेडिट क्रिएशन होने का मतलब यही है ना, कि एक्सेस सप्लाई होना किस चीज़ का, मनी का, किस में, हमारी इकोनॉमी में, है ना। जिससे फिर से वही है कि डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी, है ना। सिक्योरिटी जो परचेज़ हैं वो करी जाएंगी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक से। और हमारी इकोनॉमी से जब आरबीआई सिक्योरिटी परचेज करेगी तो आरबीआई पे करेगी, है ना। और जब आरबीआई पे करेगी तो लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट होगी। तो फिर इकोनॉमी में अगर इंजेक्ट होगी लिक्विडिटी तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, तो जिससे डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन तीनों को क्या किया जाएगा, लो किया जाएगा, ठीक है। सीआरआर कम होने की वजह से सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक हैं वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। एसएलआर कम होने की वजह से अब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कम हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा या लिक्विडिटी कम रखनी होगी, है ना। तो जिसकी वजह से ज़्यादा लिक्विडिटी वो यूज़ कर पाएगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए इकोनॉमी में। तो जिसकी वजह से फिर डेफिसिट डिमांड क्या होगी, करेक्ट होगी, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम कर दिया जाएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा आरबीआई द्वारा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए एनकरेज होंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होने का मतलब है कि अब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, है ना। लोग वक्त ज़्यादा लोन लेंगे, मतलब जो इकनॉमी में हमारे सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा लोन लेना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से इकनॉमी में लिक्विडिटी फिर इंक्रीज़ होगी और जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कम होगा, है ना, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, तो हम डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके थे जिससे आरबीआई डेफिसिट डिमांड को